हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा एसपीएन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम पैटर्न है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है, मॉडल सेट पर भी डिस्कस करेंगे और मॉडल सेट के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो ये होगा कि टोटल हमारा 25 मार्क्स का पूछेगा, हमारा क्वेश्चन करना होता है और हमारे पास केवल टाइम होगा 1 घंटा का। अब जो क्वेश्चन जो होता है 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला जो क्वेश्चन होता है एक तो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, माने कि वैकल्पिक करके रहेगा, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन पर टिक मार्क हमको करना पड़ता है। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो जो होता है अति लघु उत्तरीय करके। सेकेंड टाइप का जो होता है अति लघु उत्तरीय करके होता है। आज जो फोर्थ टाइप में जो थर्ड टाइप में जो क्वेश्चन होता है वो होता है लघु उत्तरीय। अब थोड़ा सा मैं मार्क डिवीजन के बारे में आप लोग को बता दूं कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ये हमारा 5 ही क्वेश्चन होता है। अब प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो हमें 1 मार्क देता है, मैंने एक अंक देता है, यानी कि ये हमारा बहुविकल्पीय जो हो गया ये हमारा 5 नंबर का हो गया। आज जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसमें जो होता है 6 प्रश्न होता है। आज 6 प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर इसमें मिल गया हमारा। आज जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कुल जो होते हैं 7 क्वेश्चन होते हैं, माने 7 प्रश्न होते हैं। आज 7 प्रश्न जो होते हैं जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो होता है 2-2 मार्क का होता है, यानी कि 7 दूनी के 14, तो अब ये टोटल मार्क हो जाएगा 14 6 20, 20 5 25, 25 मार्क का। यानी फिर समझिए कि जो हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 भाग में तो पहले डिवाइडेड होगा। पहला में बहुविकल्पीय होगा, फिर अति लघु होगा और फिर उसके बाद लघुत्तरी, जिसमें से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा वो हमारा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क का, और जो अति लघु होता है वो भी हमारा 1-1 मार्क का 6 क्वेश्चन होगा, और जो लघुत्तरी प्रश्न होगा वो हमारा 2-2 मार्क का जो होगा 7 क्वेश्चन हो गए, यानी 7 दूनी 14 मार्क देगा। चलिए अब इसमें हम लोग का टाइम बाउंडेशन जो होता है केवल 1 घंटा होता है। हालांकि पेपर कोई बहुत टफ नहीं आती है, फिर भी आज हम लोग अब ये तो पैटर्न पढ़ लिया, हम लोग आज मॉडल पेपर के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आइए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। दे रहा है पहला क्वेश्चन कि 20% का भिन्न रूप होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमको परसेंटेज को भिन्न में बदलना पड़ता है, जैसे दे दिया है 20% का भिन्न रूप होगा, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा 100 से भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग दे देंगे। तो अब 100 से भाग देंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट गया, 2 5 10 5, यानी कि 1/5। तो कहिएगा कि सर जो हमारा वैकल्पिक रूप जो होगा यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए इस टाइप का अदर क्वेश्चन, जैसे कोई कह दे कि बताओ भैया 30% को भिन्न में बदलो, तो आप बस वही काम करना है। आप क्या कर देंगे 30/100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट गया, मैंने 3/10 इसका भिन्न रूप हो गया। अब एक और प्रश्न इसी के माध्यम से आप लोग को बता दूं, कभी कभी ये दे देता है कि भिन्न दे देगा, जैसे बोल देगा कि 1/5 है, इसे परसेंटेज में बदलो। यदि भिन्न दे दे और उसे परसेंटेज में बदलना हो तब उस कंडीशन में हम लोग 100 से गुणा कराते हैं, तो हम लोग 100 से गुणा करा देंगे। तो अब 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10 20, तो 20%। यानी फिर से हमने क्या पढ़ा कि यदि परसेंटेज दे दे आ उसे कहे कि भिन्न में बदलो तो 100 से भाग देंगे, और यदि बाई द वे भिन्न दे दे आ कहे कि परसेंटेज में चेंज करो तो उसमें हम लोग 100 से गुणा कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस में रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दे रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो अब देखिए 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये उठता है कि भैया अभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि देखो 2, देखो तो आप लोग कहिएगा सर हाँ कि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्यों 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि कहिएगा कि सर 2 या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं 2 से ही कटेगा। अब देखो 3 जो है कहोगे कि हाँ सर 3 भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा और फिर स्वयं से भी कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। अब कहूंगा कि बताओ ये 4 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कहोगे नो सर यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि सर ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा,
एक और 4 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में अन्य संख्या एक 2 है, 2 से भी अब पूरी तरह से कट जाएगा। अरे भाई कटने यानी विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि हम 2 का पढ़ा पढ़े उसमें 4 है, यानी कि यदि हम लोग 2 से इसमें भाग दें तो हमारा भागफल जो हो हमारा जो शेषफल हो वो शून्य है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि विभाजित होता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। आगे चलते हैं, यानी कि 4 से 2 जो है 4 से विभाजित होगा, तो कहेंगे ये जो है ये जो स्वर ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक और स्वयं से ही कटती है। चलिए तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फिर से बता दूं कि यदि कोई संख्या एक और केवल स्वयं से कटे तब वह अभाज्य होगी, अन्यथा यदि वो दूसरी संख्या से कटने लगे तब वो भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। तो खैर हमको देखना है अभाज्य संख्या माने जो केवल एक और स्वयं से कटे। तो देखिए 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, ये 31 31। अब जरा हम लोग सोचेंगे कि भैया 31 जो है ये तो किसी नहीं कटेगा, एक से कटेगा, ये 31 से कटेगा। अब चलो 33 पर देख लेते हैं। 33 ठीक है, 31 तो अभाज्य दिखता है, बस 33 माने 33 नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारा ये 11 से भी कट जाएगा भैया। अरे 11 3 33, या 3 से भी कट जाएगा 11 बार में। तो कहिएगा कि सर ये तो 3 से भी कट रहा है 11 से, तो ये तो कन्फर्म अभाज्य नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये गड़बड़ है, ये भाज्य है। इसमें देखते हैं 35 39। अरे भाई हमने अभी यहाँ पर प्रूफ किया कि ये जो है, आपको बताया कि ये जो है एक भाज्य संख्या है, यानी कि जब ये भाज्य हो गई तो फिर ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। चलिए सा नंबर ऑप्शन देखते हैं, ये 31 और 37। हाँ अब यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि हम लोग 31 जो है प्रूफ किए थे कि वो जो, क्योंकि 31 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती। तो यहाँ पर 37 देख लेते हैं, 37 भी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। थोड़ा अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 37 39। 39 तो 13 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, यानी कि केवल जो ऑप्शन 100 है इसमें 31 भी किसी से नहीं कटेगी एक और स्वयं के अलावा, 37 भी एक और स्वयं के अलावा नहीं कटेगी, अतः ऑप्शन नंबर 100 जो है हमारा सही है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि एक होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम और कभी कभी इसे लोग प्रतिलोम भी बोलते हैं, या और एक हमारे पास एक प्रश्न आता है योज्य प्रतिलोम या योग प्रतिलोम। आइए देखते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा हम लोग उल्टा कर देते हैं, कन्वर्स कर देते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, तो बस जो अंश है उसको हर कर दो, हर जो है अंश कर दो। तो कहिएगा कि सर 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 है। ऐसे देखिए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो कहिएगा कि सर 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 है। अरे भाई बहुत ना याद करिए ना, बस इतना जानिए कि यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो चुपचाप जो अंश है उसको हर में कर देना है, हर को अंश में कर देना है, मैंने बदल देना है। अलग भाषाओं में आप लोग कह सकते हैं कि हाँ यही बस समझिए आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये 1/4 को आप बदल दो तो 4/1 हो जाएगा ना। अरे 1/4 को आप बदलिएगा तो ये 4/1, और 4/1 को ही हम लोग बोलते हैं 4, यानी कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है हमारा 4 है। अब देखिए एक होता है योज्य प्रतिलोम, थोड़ा उस पर हम डिस्कस करा देते हैं आप लोग को। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताओ 1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या है। ध्यान से देखिएगा, योज्य प्रतिलोम अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि योज्य प्रतिलोम का प्रश्न उठा देता है तब उस कंडीशन में इसका चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा। तो 1/4 का योज्य प्रतिलोम -1/4 होगा, ये याद रखिए। फिर जैसे कह देगा कि बताओ भैया 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या कहिएगा इस बार 3/2 का जो योज्य प्रतिलोम होगा बस इसका सिंबल बदलेगा, -3/2 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। जैसे आप कोई बोल देगा कि बताओ -3/2, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये 3/4 कर दे, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बस चिन्ह बदलेगा, इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो हो जाएगा 3/4। हमने सीखा का कि यदि जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो अंश को बदल देंगे हर में, हर को बदल देंगे अंश में। यदि बाय द वे योज्य प्रतिलोम पूछा तो योज्य प्रतिलोम में हम लोग क्या करेंगे, बस केवल चिन्ह को बदल देंगे। यदि प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे 4 नंबर देखिए, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो अब सब लोग जानते हैं भैया शुरू से कि 90 अंश के कोण को यदि एक पड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। तो ये तो हुआ हमारा समकोण। आइए हम लोग अन्य जो भी ये कोण है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये न्यून कोण क्या होता है, तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा, मैंने कहने का मतलब 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे बोलेंगे आप लोग न्यून कोण। अधिक कोण
जो 90 से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो उसे बोलेंगे अधिक कोण। रिजु कोण माने, रिजु माने सरल, सरल माने सीधी। जानते हैं कि एक रेखा, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी 180 अंश के कोण को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसमें 5 का स्थानीय मान अधिक है? अब स्थानीय मान निकालने को भी मैं सिखाया था, फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं स्थानीय मान कैसे निकलता है। स्थानीय मान में उसके स्थान की वैल्यू कितनी है, माने उसकी पद की वैल्यू कितनी है। जैसे कोई एक ही अंक 5 है, तो अब यदि 5 बाई द वे दहाई पर है तो कहिएगा सर उसका महत्व 10 गुना बढ़ेगा। यदि 5 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो कहिएगा कि सर 100 गुना उसकी मान बढ़ेगी। यदि 5 जो है 1000 के स्थान पर है तो कहिएगा सर कि 1000 गुना उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि हम लोग जैसे इसमें है 5.60, मैं कहूँगा कि बताओ ये 5 का जो है यह स्थानीय मान क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि सर 5 का स्थानीय मान केवल 5 है। ऐसे देखो, जब भी दशमलव के बाईं ओर यदि कोई अंक हो, यदि दशमलव के बाईं ओर अंक में यदि किसी अंक का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो याद रखिएगा उस संख्या के अकॉर्डिंग ही, मैंने दशमलव के बाएं ओर हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। जैसे अभी क्लियर होगा आप लोग को, जैसे 7.56 है। अब इसमें कोई पूछेगा कि बताओ भैया 5 का जो है स्थानीय मान कितना है, तो बस यहाँ से आप उतार दीजिए 5। देखिए कि डेसिमल के, मैंने दशमलव के कितना स्थान पर है, तो दशमलव 1, तो कहिएगा सर 0.5 है इसका स्थानीय मान। अब देखिए इसका स्थानीय मान 5, इसका स्थानीय मान 0.5। अब अगला का देख लेते हैं 8.756। अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना है, तो बस चुपचाप इसको 5 लिख देंगे। देखो इधर दशमलव का कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक पर आप 0 लगाकर दशमलव 0। अब कहोगे सर ये इसका यह स्थानीय मान है। अगला देखते हैं 956.78। इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिख दो। अभी मैं बताया कि दशमलव के बाईं ओर संख्या को ध्यान में नहीं रखते हैं, यानी कि ये चूंकि 5 के बाद 1 अंक है तो इसका 50 हुआ। अब चलो, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन कि अब बताओ ना ये 0.05, 5, 0.5, 50 में कौन बड़ा है, तो आप जायज सी बात बोलिएगा कि सर ये 50 जो है ये सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो मैंने कोशिश किया कि जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको बहुविकल्पी के माध्यम से मैं बताऊं। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के जो वेल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी के माध्यम से भी बताना चाहता हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। आइए हम लोग जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसके माध्यम से जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम होने वाली है उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। मैं बताया भी था कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है इसमें 6 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 अंक का होता है और मोस्ट गेस मैं क्वेश्चन लिया हूँ। सो इन सारे क्वेश्चन को तो आप लोग प्रैक्टिस में रखिए ही, साथ ही इससे रिलेटेड मैं कुछ अन्य क्वेश्चन पर भी अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे से देखें। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दिया है हमारा समीकरण हमारा दिया है 3x - 5 = x + 5। तो जब भी ऐसा समीकरण दे तो उसमें जो इसमें ये देखिए x जो होता है चर राशि होता है और 5 जो होता है अचर राशि होता है। तो हल करते समय करते क्या है कि जो भी चर राशि वाले जो टर्म होते हैं, पद होते हैं, उनको एक ओर करते हैं और जो अचर राशि है एक ओर करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पक्षांतर कराना। अब पक्षांतर कराने में चिन्ह बदलता है, मैंने यदि प्लस सिंबल है तो यदि बाय द वे इसको बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने ये बायां पक्ष से यदि दायां पक्ष में जाए, चाहे दायां पक्ष से बायां पक्ष में, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, यानी चर राशि हो या अचर राशि हो जाएगा तो उसका चिन्ह बदलता है। तो इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 3x, ये x इधर लाइएगा तो ये होगा -x + 5। इस माइनस को, इस माइनस जो 5 है -5 जो है इसको लाइएगा इधर तो हो जाएगा +5। तो अब देखिए अब 3x में से कोई x घटाएगा तो कितना होगा, अरे भाई 3 ठो पेन है उसमें से 1 पेन घटाएंगे तो होगा 2 पेन, यानी कि 2x। तो 2x = हो जाएगा हमारा 5 होता है 10। अब देखिएगा गुणा जो होता है, यदि बाय द वे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में गुणा हो तो राइट हैंड साइड में आएगा तो भाग होता है, यानी x = हमारा हो जाएगा 10/2, यानी कि हो जाएगा हमारा x = 5। ये x = 5 होगा।
हालांकि हम लोग अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो हम लोग यहीं तक करना होता है, उत्तर की जांच कर सकते हैं x=5 इसमें रख करके। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, आपके नॉलेज के लिए है ये, कि जैसे हम लोग का जो LHS है वो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका 3x - 5, तो ये 3x के जगह पर 5 रख दो -5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 में से 5 जाएगा 10। आप दे लीजिए थोड़ा RHS देखिए, RHS जो है x+5, x की जगह पर लिख सकते हैं 5+5 = 10। तो जब LHS बराबर RHS यानी कि हमारा दिया गया जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है, अतः ये जो समीकरण है बिल्कुल सही है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर दे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाज्य तथा भाज्य संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। माने भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या क्या होता है इसे बताओ। मैं पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, फिर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, यदि कोई संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होती है, केवल और केवल कोई संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और ठीक उसका एंटी में कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, तो उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या जो होगा, कहेंगे कि भाज्य संख्या जो होगा एक और स्वयं से तो होगी ही, इसके अलावा कुछ अन्य संख्या से विभाजित होगी, कुछ अन्य संख्या से विभाजित होगी, एक से भी होगी, स्वयं से भी होगी और कुछ अन्य संख्या से भी होगी, तो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं, ये 4 है, तो 4 जो है कहेंगे कि सर ये तो एक से विभाजित हो रहा है, अब फिर जो है 4 से विभाजित हो रहा है, एक 4 से तो हो ही रहा है, साथ साथ में 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो कहिएगा कि सर जो 4 जो है एक भाज्य संख्या है। अब 6 पे देख लेते हैं, ये 6 है हमारा, तो 6 में अब 6 को देख लीजिए, एक भाज्य संख्या है कि नहीं, कहिएगा कि सर 1 और 6 से तो दुनिया की कोई भी संख्या विभाजित होगी, इसके अलावा ये 2 से विभाजित होगी, 2 से 3 से। अरे भाई विभाजित होने का मतलब कि 2 का पहाड़ा पढ़े तो 6 आए, यानी कि अलग भाषाओं में कहो, यदि 2 और 3 से आप इसमें भाग दो, यदि शेषफल 0 आ रहा है यानी विभाजित हो रही है, तो ये आप लोग जानती होंगी। तो भाज्य संख्या जो होगा कुल मिलाकर के एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी कटेगी। अभाज्य संख्या ठीक इसका उल्टा, माने अभाज्य संख्या जो होगी केवल या तो एक से कटेगी या तो वो स्वयं से ही कटेगी। जैसे आप लोग देख लो, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, आपका 11 हुआ, देख लो। अब 2 को देखो, 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से ही कटेगा, और कोई संख्या नहीं है। 3 जो है या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 जो है या तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा, ऐसे ही। अब देखिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस पर मैं बता रहा हूँ, जो टर्म्स है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कंपटीशन के व्यू से भी या आप लोग के एग्जाम के व्यू से तो बहुत ज्यादा, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन में हो सकता है दे दे, तो आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, याद रखिएगा 4 होती है, एकदम नोट करिएगा 4 होती है। और दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यानी कि 4 जो होता है एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 120 का 12% कितना होगा। तो मैं परसेंटेज पर पहले भी डिस्कस किया कि जब भी का होता है, तो जैसे अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन दिया है 120 का 12%, पहले डिस्कस किया था कि जब भी परसेंटेज हो उसे भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा हम लोग 100 से भाग देते हैं। जैसे कोई बोलेगा 10%, इसको भिन्न में बदलो तो हम लोग बोलते हैं 10/100। कोई बोलेगा 5% इसे भिन्न में बदलो तो बोलते हैं हम लोग 5/100। तो हम लोग कुछ इस कंसीडरिंग को लेते हुए आगे करेंगे कि देखिए ये 120 का, तो 120 का को हमेशा हम लोग गुणा मानते हैं, तो 120 गुणे अब 12% को आप लोग कहेंगे ही, इससे तो पहले हमें भिन्न में बदलना होगा, यानी 12/100 इतना होगा। अब नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन है, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, तो अब ये कितना होगा 12 × 6 = 72 बटा में
5, 72/5 जो होगा 120 का 12% होगा। ओके, अब इसके अलावा कुछ इससे हटकर भी जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, आप लोग के सामने कुछ डिस्कस कर लूं। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई स्टूडेंट जो है 10 नंबर में 2 नंबर पाया, जैसे कि 10 मार्क का क्वेश्चन पेपर बना है, उसमें 2 नंबर पाया, तो बताओ कई % पाया, ऐसा भी बनता है। अरे ये तो था कि ये जो क्वेश्चन था ये संख्या बताना था, परसेंटेज दिया था। कभी कभी 2 नंबर ही दे देगा और कहेगा कि परसेंटेज बताओ कितना होगा। जैसे कोई लड़का 10 में 2 नंबर पाया, कई % पाया, तो भाई सबसे पहले तो हमें इसे भिन्न में लिखने आना चाहिए कि कितना में पाया, 10 में पाया, कितना नंबर पाया, 2 नंबर पाया, तो ये एक भिन्न हो गया। अब मैं पहले भी बताया था कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोग 100 से गुणा कराते हैं, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा करा देंगे। तो देखिए हमारा 1 0 से 1 0 खत्म, 10 दूनी का हो गया हमारा 20% हो गया। जैसे अभी मैं आप ही लोगों से कहूँ, जैसे हम लोग का जो पूर्णांक है 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो इस 25 नंबर में यदि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है 20 मार्क 20 नंबर पा जाता है, तो मैं पूछूं बताइए कितना % पाता है, तो आप लोग कहिएगा सर ये हो जाएगा 20। अब चूंकि 20 नंबर पाया, कितना पाया, 25 में पाया, तो 20/25, इसमें हम लोग गुणा कराएंगे 100 से, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 40 4 दूनी का 8, 80%। यानी भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यदि बाय द वे कोई लड़का कितना में कितना नंबर पाया, तो जितना नंबर पाया है उसको ऊपर लिखो, जितना पूर्णांक बना है उसको नीचे लिखो, 100 से गुणा कराओ। इस तरह से हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस में रखें। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का मौसा 15 गुणनफल 900 हो तब इनका लौसा ज्ञात करो। यदि 2 संख्याओं का मौसा 15, ध्यान दीजिएगा, मौसा 15 हो और गुणनफल 900 हो तो इनका लौसा ज्ञात करो। तो अब देखिए इससे रिलेटेड जो होता है एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। वो सूत्र होता है कि 2 संख्याओं के लौसा मौसा पर बेस होता है। वो सूत्र ये होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल माने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका लौसा गुणे मौसा। तो अब ये फार्मूला को बिल्कुल ये एक फार्मूला है, सूत्र है, आप लोग इसे बिल्कुल याद ही रखें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुणे मौसा। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया कितना है, हमारा 900 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया हमारा 900। क्या दिया है हमारा गुणनफल, लौसा दिया है, सॉरी मौसा दिया है, लौसा तो हमें निकालना है, ठीक, तो लौसा मौसा हमारा कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। ओके, तो हमारा यहाँ पर कहिएगा कि सर हो जाएगा लौसा इक्वल टू हो जाएगा 900/15, 15 छक्का 90 हो जाएगा 60। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी अब देखिए इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनका मैं आप लोग सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जो अन्य क्वेश्चन में है, कभी कभी ये पूछता है कि बताओ अपवर्तक क्या होता है, फिर अपवर्त्य क्या होता है, क्योंकि हम लोग को लौसा पढ़ने के मतलब लघुत्तम समापवर्त्य है, मौसा पढ़ने के मतलब ये हुआ महत्तम समापवर्तक है। तो थोड़ी जो ये एक्सेसरी क्वेश्चंस है जो कि आने की संभावना है उस पर भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो होता है अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, तो देखिए अपवर्तक को हम लोग बोलते हैं फैक्टर भी, फैक्टर या गुणनखंड। तो आपको बोलेगा कि अपवर्तक किसे कहते हैं, तो देखिए अपवर्तक सदैव किसी दी गई संख्या की निकलती है। अपवर्तक में जैसे मैं कह दूं ऐसे समझो ना कि 10 जो है, 10 के अपवर्तक क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो 10 का अपवर्तक 2 है, 5 है, 1 है और 10 खुद है। मैंने इसे क्या, एक चीज इसके अंदर क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी संख्याओं से 10 विभाजित हो रहा है। मैंने क्या कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी विभाजित करती है वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। या कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दी गई संख्या को पूरी विभाजित करे तो वह उसका अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। तो कहिएगा कि सर 10 का अपवर्तक जो होगा या तो 1 होगा, अरे देखिए ना 1 से भी 10 पूरा विभाजित होगा, 10 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, तो ये सभी के सभी जो है अपवर्तक है। याद रखिए, यदि है तो मेरे वीडियो को जो मेरा साउंड है उसको थोड़ा स्लो करके आप लोग नोट भी कर लें
कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित करे वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे 10 के अपवर्तक 1, 2, 5, 10 हैं। एक चीज याद करने वाली फैक्ट एक और हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, जैसे कि 6 है। अब मैं कहूँ 6 के अपवर्तक क्या है तो कहेंगे 1, 2, 3, 6। एक याद करने वाला फैक्ट ये हमारा बनेगा कि अपवर्तक कभी भी उस संख्या को क्रॉस नहीं करता है। मैंने अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक जो होता है खुद वह संख्या होती है। जैसे कोई पूछ देगा हमसे कि बताओ 20 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, तो आप बताइएगा कि 20 का सबसे बड़ा अपवर्तक 20 ही है और सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। तो ये याद रखिएगा। अब एक वर्ड आता है समापवर्तक। हमारा समापवर्तक। अब समापवर्तक क्या होता है भाई? कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर जो होता है, देखिएगा ये समापवर्तक जो होता है कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन माने उभयनिष्ठ, जो सब में कॉमन हो। माने अब इसको कह सकते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी होंगी और उसमें कॉमन फैक्टर पूछेगा। जैसे दे दूं मैं आपको एग्जांपल के लिए, समझते हैं, उसके बाद डिफिनीशन थोड़ा ज्यादा ही बेहतर होगा समझना। जैसे ये 6 हुआ, 10 हुआ, मैं कहूंगा 6 हुआ, ये ऐसे ले लेते हैं, ये 6 हुआ, फिर ये हमारा हुआ 18 हुआ। तो अब हम लोग कहेंगे, अभी मैं आपसे ये बताऊं कि बताओ 6 का जो है अपवर्तक कौन कौन है। तो कहिएगा कि सर 6 का जो अपवर्तक है वो तो एक है, फिर 2 है, ध्यान दीजिएगा, फिर 3 है, फिर 6 है। अच्छा मैं कहूँ कि बताओ 18 का अपवर्तक क्या है, तो कहिएगा सर 1 है, 2 है, 3 है, 3 6 का 18, फिर 6 3 18, 9 2 18, 18 1 में 18। कहेंगे सर इतना है। तो अब देखो मैं कहूंगी कि समापवर्तक इसमें कौन कौन है। समापवर्तक मैंने कहा कि वह संख्या जो जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करे, समापवर्तक कहलाती है। मैंने कहने का मतलब है कि वह संख्या जो दोनों का अपवर्तक हो। तो कह सकते हैं कि सर तब तो समापवर्तक 1 भी है, समापवर्तक 2 भी है, समापवर्तक 3 भी है। अरे भाई समापवर्तक माने जो दोनों का अपवर्तक हो उसे कहेंगे समापवर्तक। माने जो फैक्टर, जो अपवर्तक दोनों में कॉमन हो, समापवर्तक कहलाता है। जैसे 6 जो है समापवर्तक है। अब मैं कहूंगी बताओ 9 समापवर्तक है, तो कहिएगा 9 समापवर्तक नहीं है। क्यों नहीं 9 समापवर्तक है? इसलिए कि 9 जो है इसका अपवर्तक तो है परंतु इसका अपवर्तक नहीं है। तो मैं आशा करता हूं यह समापवर्तक भी क्लियर हुआ होगा। चलिए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने सबसे ऊंचा, कॉमन माने उभयनिष्ठ, फैक्टर माने गुणनखंड, जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो। तो यहाँ पर देखिएगा अब समापवर्तक तो कहिएगा कि सर 1 भी है, 2 भी समापवर्तक है, हमारा 3 भी समापवर्तक है और 6 भी समापवर्तक है। लेकिन महत्तम बोलते हैं बड़ा को, महत्तम समापवर्तक। अब आप ही बताइएगा, जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, तो क्या बताइएगा? कहिएगा कि सर ये सबसे बड़ा समापवर्तक जो है हमारा 6 है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा हमारा 6। चलिए ये सब कंसेप्चुअल चीजें थी, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखें। यह गुणज क्या होता है? जैसे अपवर्त्य, अपवर्त्य को हम लोग बोलते हैं गुणज। इसको बोला जाता है मल्टीपल भी, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल। अब मल्टीपल किसे कहेंगे? अब मल्टीपल थोड़ा निकालने हम लोग जानते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि बताओ 2 का 5 मल्टीपल, 5 गुणज बताओ। गुणज माने गुणा कराने से प्राप्त संख्या। तो 2 का मल्टीपल निकालना है तो बस 2 का सिंपल तरीका है, 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10। यह उसका कहेगा मल्टीपल, अपवर्त्य कहलाएगा। कौशल परिभाषा क्या होगा? तो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दी गई किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ध्यान दीजिएगा, वे सभी संख्याएं जो दी गई किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तब वे सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की गुणज या अपवर्त्य कहलाती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अरे भाई जब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं तो बेशक ये सभी के सभी जो होंगी 2 से विभाजित होंगी, ये सभी 2 के जो होंगी ये अपवर्त्य या
गुणज कहलाएंगी। और देखिए अब एक तो अपवर्त्य हो गया, अब ठीक वैसे ही इसमें होता है समापवर्त्य। ध्यान देखिएगा, समापवर्त्य। जैसे मैं डिस्कस करूं अभी 4 पे 6 पे, तो समापवर्त ये 2 या 2 से अधिक के लिए देगा, तो इसका मैं कहूंगा कि बताओ ये 4 का कौन कौन अपवर्त हो सकता है, तो आप क्या बताइएगा। सर 4 होता है, 4 दूनी का 8 होता है, 4 तिहाई 12, 6 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। ओके, 4 8 32, 4 9 36, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग एकदम नोटिस करिएगा ध्यान से। अब 6 का हम लोग करते हैं, तो 6 का 6, 6 दूनी हमारा हो जाएगा 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। मैं क्यों बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखिएगा। समापवर्त, समाप माने कॉमन मल्टीपल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल, माने वह अपवर्त जो दोनों में कॉमन हो, समापवर्त कहलाता है। तो अब देखिएगा, मैं कहूंगा कि बताओ इसमें समापवर्त कौन कौन दिख रहे हैं, माने दोनों में कॉमन कौन कौन दिख रहा है, तो कहिएगा अरे सर एक तो समापवर्त ये है। अब देखिए एक समापवर्त हमारा ये है, अब देखिएगा एक समापवर्त हमारा ये है, माने अपवर्तियों में जो कॉमन हो, माने 2 या 2 से अधिक जैसे नंबर दे दे, उसका हम लोग अपवर्त निकाल रहे हैं, तो उनमें जो कॉमन हो, जैसे देखिए ये 12 12, फिर ये 24 24, 36 36, तो इसको बोलेंगे समापवर्त। यानी कोई आपसे पूछे कि बताओ 4 और 6 का समापवर्त क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा, कहिएगा सर 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है। यानी 12 क्यों समापवर्त है, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी और 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। 24 क्यों समापवर्त है, क्योंकि 24 4 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी, 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये है समापवर्त का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ये लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लघुत्तम समापवर्त। 6 का था लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान दीजिएगा। अब लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा। अब देखिए ये सबसे छोटा समापवर्त, देखिए असमापवर्त तो हमारा 12 भी था, समापवर्त तो हमारा 24 भी था, और समापवर्त हमारा 36 भी था। लेकिन मैं कहूं कि बताओ भैया इसमें लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो कहिएगा अरे सर इसमें सबसे छोटा हमको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। तो पक्का आप लोग लौसा निकाल कर देखिएगा, 4 और 6 का लौसा जो होता है 12 होता है। अरे भाई लौसा निकालना तो आप लोग को आता ही होगा, 4 6 का लौसा निकालिएगा ऐसे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2 और 3, 3 दूनी के 6 दूनी 12। देखिए तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा कि जो सबसे छोटा समापवर्त होता है उसको ही बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। आइए बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है 11 नंबर क्वेश्चन की पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये देखिए दिया है 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। ये सॉल्यूशन जो है हमारा किसका है, ये 10 नंबर है। देखिए ये बोडमास होता है नॉर्मली, इसमें देखिए इसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये हमारा मझोला ब्रैकेट होता है, मतलब मझोला कोष्टक होता है, ये बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसे हम लोग पहले ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले छोटा तोड़ा जाता है, उसके बाद मझोला टूटता है, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट होता है। आज चिन्ह निर्धारण में जाते हैं कि सबसे पहले डिवीजन की प्रक्रिया, फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, माने भाग गुणा जोड़ आरीड़, ये इस सीक्वेंस में पहले ये चलता है। इसको बोर्डमास टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए तो 18 माइनस, इसको तो हमको तो पहले छोटा कोष्टक तोड़ना है, 14 प्लस 16 माइनस, अब बताइएगा 18 में से 5 घटाइए कितना होगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, तब ये टूट गया। आगे चलते हैं 14 प्लस, अब देखिए इसको भी तोड़ दीजिए, 16 में से 13 घटाइए, ये हो गया 3। अब ये 18 माइनस 14 में 3 जोड़ दीजिए 17, 18 में से 17 घटाइए 1। ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, ये सब थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। अगला है पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ। तो जब ये दे देगा कि पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ठो रेखा खींच देते हैं। जैसे ए बी एक रेखाखंड खींचा, ये जो भी सॉरी ए बी एक किरण खींचा, किरण खींच दीजिए क्योंकि कोण हमको बनाना है, या रेखाखंड भी खींच सकते हैं ऐसे, बस यहाँ पे एरो दिखा दीजिएगा। ये जो एक केंद्र है इसको हम लोग लेते हैं गोला प्रकार। गोला प्रकार लेकर के किसी भी त्रिज्या से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिज्या से हम लोग एक ठो लगाएंगे, चाप काटेंगे, ऐसे ऐसे चाप काटेंगे।
बशर्ते याद रहे हमने जब एक बार चाप काट लिया तो अब ये दूरी घटने बढ़ने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। फिर जो होता है हम लोग गोला प्रकार का जो होता है नुक्ता, उसको यहाँ पर केंद्र मान करके पुनः उसी चाप से एक और चाप काटेंगे और इसे धीरे से मिला देंगे, यह हमारा 60 अंश होगा। आपको बता दूं कि यदि पूछ दे के 120 अंश का कोण बनाओ तो बस वही काम करना होता है। हम लोग एक बार और यदि इसको कर देंगे तो ये हमारा 60 का 60, 60 दूनी हो जाएगा 120। यदि ये कह दिया होता कि 90 अंश का कोण बनाओ तो कुछ नहीं, फिर इसको सेंटर मानकर उसी से एक बार इधर लगा दो और फिर एक बार इधर, तो ये जो हमारा कोण बनेगा ये हमारा जो बन जाएगा ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ में आता है क्योंकि गोला वाला प्रकार रहेगा। तो आइए, इस तरह से हमने बहुत अच्छे तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया। अपने मनोबल को नहीं गिरने देना है, बड़े धैर्य के साथ पेपर में बैठना है। आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। परीक्षा में अपना मनोबल को बनाए रखना है और बड़े उत्साह के साथ तैयारी करना है। और आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। हालांकि ये हमारा सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग पार्ट होता है, अरे इसमें ज्यादा नंबर मिलता है हमको। ये 2 नंबर का है और 7 क्वेश्चन यानी 14 नंबर देता है। क्वेश्चन कोई विशेष नहीं होता है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा गेस्ट क्वेश्चन को आप लोगों के सामने तो फिलहाल लाया हूँ और इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो 12 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए, ये याद रहे प्रत्येक 2 नंबर का है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना में 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। ध्यान देखिएगा, संख्या दे दिया है 7.37। तो अब हमारा पहले तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो ये 7 भी कहोगे सर 7 का तो स्थान में 7 होगा, बशर्ते यहाँ पर इस 7 का जो स्थानीय मान होगा, मैं बताया था कि 7 यहाँ पर लिख दो। इधर देखो ये एक अंक तो 1 0, दशमलव लगाकर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा दो। ये दोनों का स्थानीय मान तो हमें निकल गया, इसके 7 इसका 0.07। अतः अंतर कितना होगा, आप अंतर निकालना होगा तो हम लोग कर देंगे 7 माइनस 0.7, सॉरी 0.07। आप कहीं घटाना है तो कर लीजिए 7.00 पॉइंट लगा करके 070। तो बताइएगा 10 में 7 जाएगा, यहाँ पर 3 3 और 9 यहाँ तो हो जाएगा 6.93, 6.93। यानी हम लोगों ने स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब परिधि माने कभी कभी परिधि को परिमाप भी बोल देगा, कि जैसे दे देगा एक वृत्त दे देगा, कहेगा कि इसका परिमाप या बाउंड्री जो भी आप बोल सकते हैं या परिधि बताओ। तो यदि इसकी त्रिज्या r हो तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है 2πr और क्षेत्रफल πr²। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और याद करने हैं, तो आप याद रखिएगा इसे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² और परिधि जो होता है 2πr, जहां r त्रिज्या होती है। अब पहले देखिए दिया क्या है हमारा, 13 नंबर में हमारा दिया है व्यास दे दिया है, व्यास दिया है हमारा 35 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया है 35 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो इसलिए त्रिज्या जो होगी हमारी, त्रिज्या r हो जाएगी कितना, व्यास की आधी, यानी कि 35/2। ये हमारी हो गई त्रिज्या। अब कह रहा है कि वृत्त का परिधि बताओ, तो परिधि हो जाएगा हमारा, वृत्त का परिधि या परिमाप हो जाएगा वृत्त का परिधि। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिधि जो होता है हमारा होता है 2πr। तो 2 पाई का मान जो होता है हमारा रखेंगे 22/7 और r दे ही दिया है हमारा कितना 35/2। तो ये देखिए ये 7 7 का में 7 7 5 35, ये 2 से 2 भी कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr यानी 110 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल जो होता है हमारा πr²। तो पाई हो जाएगा हमारा 22/7। ये क्षेत्रफल त्रिज्या जो है हमारा 35/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिएगा जरा 22/7 गुणे 35/2 गुणे 35/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7×5 = 35। ये 2 से हमारा कटेगा कितना 11 बार में, तो ये हमारा बचेगा कितना 11×5 = 55 गुणे 35/2। अब ये गुणा करा करके आप लोग भाग दे लीजिएगा। इस तरह से हमको क्षेत्रफल निकला और ये जो हो गया इसका वृत्त का परिधि निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करो। तो पहला तो हमारा फैक्ट होगा रेलगाड़ी की चाल निकालना।
ये याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। ये दूरी, चाल और समय पर क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये दे दिया है हमको 14 नंबर में। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया क्या है, दिया है रेलगाड़ी की लंबाई। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये होता है दूरी। हमारा दूरी दे दिया है कितना, 270 मीटर। ओके भाई। अब फिर कह रहा है समय भी दे दिया है, हमारा समय दे दिया है 9 सेकेंड। माने 9 सेकेंड में एक रेलगाड़ी जो 270 मीटर लंबी है खंभे को पार करती है। तो कह रहा है कि ये बताओ उसकी चाल कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि चाल बराबर, ये फार्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सूत्र है, आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब दूरी हमारा कितना दे दिया है, ये 270, अब बटा में हो जाएगा 9, तो कितना 9 3 27, ये हो गया 30। 30 हो गया कितना, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में निकला। हालांकि हमें कह रहा है कि किलोमीटर पर घंटा में बताओ। तो एक और फैक्ट याद रखिए कि जब भी, याद रखिएगा कि जब भी हमको मीटर, किलोमीटर पर घंटा, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं कि यदि हमको किलोमीटर पर घंटा से यदि बदलना है हमको मीटर पर सेकेंड में, यदि ऐसा करना है तो उस कंडीशन में हम लोग 5/18 से गुणा कराते हैं। किसे कराते हैं, 5/18 से। और ठीक उल्टा, यदि हम लोग को मीटर पर सेकेंड से बदलना हो यदि किलोमीटर पर घंटा में, तो उस कंडीशन में हम लोग गुणा कराते हैं 18/5 से। तो आप लोग बताइएगा, यहाँ तो मीटर पर सेकेंड है, हमको बदलना है किलोमीटर पर घंटा में, तो किसे गुणा कर देंगे 18/5 से। तो ये हो गया हमारा 30 × 18/5। ये हो जाएगा 5 × 30, 18 × 108, 108 किलोमीटर पर घंटा, 108 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया हमारा ये रेलगाड़ी की चाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बीजगणित का क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अब ये देखिए, कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अच्छा एक चीज आप लोग हमको बताइए कि जैसे मैं अभी फिलहाल जो भी हो, जैसे मेरा एज सपोज 20 वर्ष है, तो अब मुझसे कोई 10 वर्ष बड़ा होगा, मैंने क्या होगा, उसकी एज 30 होगी, भैया 10 जोड़ेंगे। अब मैं कहूँ कि किसी एक कोई थर्ड पर्सन है, उसका जो एज है मेरे से 5 वर्ष कम है, यदि मेरा 20 है तो उसको क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा कि सर तब उसका एज 15 होगा। यानी कि जब भी कम होगा तो घटाएंगे, यदि ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए, नोट रखिएगा। जैसे कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो अब सलमा बड़ी है अपनी बहन रेशमा से, तो अब रेशमा का तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि रेशमा की वर्तमान आयु 1 वर्ष, सॉरी 15 नंबर का सॉल्यूशन है, माना कि रेशमा की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। ओके, रेशमा की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। ये बताइएगा तब सलमा कितना होगी। सलमा तो अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है, इसलिए सलमा की आयु कितनी होगी, इसलिए सलमा की आयु होगी, कहिएगा कि सर तो 10 वर्ष बड़ी है, माने 1 + 10। आगे देखिए, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, ये बताइएगा, जैसे मान लो हम और कोई थर्ड पर्सन है, जैसे अभी फिलहाल मैं 20 वर्ष का हूँ, वो जो है 15 वर्ष का है। यदि 4 वर्ष पहले हम लोग के दोनों के आयु में क्या अंतर होगा। अब 4 वर्ष पहले मैं 16 वर्ष का होऊंगा, वो चूंकि 15 है, तो वो 4 वर्ष पहले भैया उसी में से 4 घटेगा, तो उसमें 4 कम होगा, यानी वो 11 वर्ष का होगा। ये थोड़ी याद रखनी है। अब जैसे कहूँ कि 4 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी, तो 4 वर्ष बाद तब मेरा 24 हो जाएगा, उसका चूंकि 15 है तो 15 4 उसका 19 होगा। ये होगा, यानी बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले के लिए, पूर्व के लिए हम लोग घटाएंगे इसको। तो कह रहा है, ध्यान देखिए, सलमा की आयु 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो 4 वर्ष पहले सलमा कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 1 + 10 आज है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, कहोगे कि सर तब 4 वर्ष पहले आप 4 घटा दीजिए, तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, 4 वर्ष पहले रेशमा, तो रेशमा फिलहाल 1 से, ये भी तो 4 वर्ष पहले 4 कम होगी,
तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु का क्या था, देखिए 2 गुनी था, तो हम लोग 2 से यहाँ पे गुणा करा लेंगे। अब क्या, आप तो इसको सॉल्व कर देना है, 1 से 10 में से 4 घटाओ तो हो जाएगा x प्लस 6, ये गुणा करा दो 2x माइनस हो जाएगा 8, ये कर लो, x इधर लेते आओ माइनस 2x, ये माइनस 8, तो इधर 6 को पक्षांतर कराएंगे तो माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा माइनस x इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 40। यानी कहिएगा कि सर जो सलमा है, अतः रेशमा की जो आयु हो गई, रेशमा की आयु हो गई कितना वर्षीय, x आया है मैंने 14 वर्ष की रेशमा हो गई, और हमारी जो सलमा है, सलमा की जो आयु हो गई कितना हो गया, ये x प्लस 10, यानी कि 14 में 10 जोड़ दीजिएगा, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। अच्छा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो देखिए तो ये सलमा है 14 सॉरी रेशमा है 14, सलमा है 24, तो जाहिर सी बात है ये 10 वर्ष बड़ी है। अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा के रेशमा की 2 गुनी थी, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, ये 10, ये 4 वर्ष पहले हो जाएगा 20, तो ये बताइए 10 का 20 जो है डबल है कि नहीं डबल है, यानी कि बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है हमारे आंसर से, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए दे रहा है कि एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं, मैंने जितना मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, या जितना पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य। अब भाई खरीदेंगे बेचेंगे तो इस प्रक्रिया में 2 ही चीज होगा, या तो हमारा लाभ होगा या तो हानि होगा, मैंने घाटा होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, तो जितना रुपया में खरीदा, जैसे कि ये खरीदा मैंने 100 रुपया में, तो कहिएगा कि सर तब उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। अब मैंने सपोज मैंने बेचा 90 रुपया में, अब विक्रय मूल्य कहोगे कि सर ये 90 रुपया हो गया, तो अब मैं कहूंगा कि बताओ हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो कहोगे अरे सर ये तो बिल्कुल हानि हुआ, क्योंकि अब बताइए मैं 100 रुपया में खरीदा 90 रुपये में बेचा, कितना का घाटा हुआ, 10 रुपये का घाटा हुआ, घाटा मैंने हानि हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया यदि हम लोग जारी रखेंगे तो निसंदेह या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि दे दिया है हमारा विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य दे दिया है 1800 रुपया, पर बेचने पर हानि परसेंटेज दे दिया है, हमारा हानि प्रतिशत दे दिया है कितना 10%, 10 दे दिया है। ये बताओ साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, ये हमारा कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा विक्रय मूल्य दे ही दिया है, हानि परसेंटेज जो दे दिया है 10 रुपये दिया, 10% दिया है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। एक फार्मूला होता है कि हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि एक फार्मूला याद करना पड़ता है कि हानि परसेंट बराबर होता है हमारा हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो अब चूंकि हानि परसेंटेज तो 10 दे दिया है, हमारा हानि दिया नहीं है, तो हानि को हम लोग मान लेते हैं कि हानि x है, तो ये हो जाएगा x इंटू 100 अपन क्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य में कितना खरीदा गया है, तो खरीदा कितना में है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमेशा हानि में विक्रय मूल्य में, तो हमें दिया है यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में हमेशा हम लोग याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य में हमेशा हम लोग को जोड़ना पड़ता है हानि। विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। अरे भाई ऐसे समझो, जैसे मैं 100 रुपया कोई वस्तु है, हमने बेच दिया 90 में, तो हमारा हानि कितना का हुआ, 10 रुपये का हुआ। अब मान लो हमें कोई कह दे ऐसे उल्टा इसके बोल दे कि 90 रुपया में बेचा 10 रुपये की हानि हुई, तो हमने कितना में खरीदा था, तो कहिएगा अरे सर 90 रुपया में बेचा और 10 रुपये की हमारी हुई हानि, यानी कि 90 और 10 कितना 100 रुपये, यानी 100 रुपये में खरीदा। यानी हमने किया क्या, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, में जितना में खरीदा वो बेचने और हानि को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो अब चूंकि विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा 10 बटा में ये तो हमारा हो जाएगा 100x, आप विक्रय मूल्य था कितना हमारा 1800 लिख दो भैया। आइए हानि हमारा कितना होगा, 1 से माने हैं, अब थोड़ा गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 18,000 प्लस ये हो जाएगा 10x इसका तो कितना 100x। अब थोड़ा एक और कर लीजिए, ये हो जाएगा 18,000 बराबर ये 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90x, यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 18,000 बटा में 90 मैंने 9 दूनी 18, हमारा हो जाएगा 2000।
यानी सॉरी 200, यानी 200 रुपया का हमें हानि हुआ है। तो बताइएगा, तो हमने 1800 में बेचा था, 200 रुपया का हानि हुआ, तो पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना होगा, इसलिए क्रय मूल्य बराबर वही जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया, विक्रय मूल्य प्लस हानि। याद भी रखिएगा, ये एक तो याद करने वाला फार्मूला आप लोग का ये है, ये याद रखिएगा, फिर ये भी याद रखिएगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 1800, प्लस हानि कितना का है 200 का, यानी कि 2000 रुपया में उस वस्तु को उसने खरीदा था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 17 की त्रिभुज वर्ग तथा आयत की परिभाषा लिखो। तो देखिएगा, अब त्रिभुज माने ये होता है, कहिएगा कि सर ये जो है त्रिभुज है, तो देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई है, 1 2 3 भुजा है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी जानिए, इसमें जो होता है 3 अंतः कोण होता है, 3 बाह्य कोण होता है, 3 बाह्य कोण होता है और 3 शीर्ष होते हैं, याद रखिएगा। अब एक चीज और याद कि जो अंतः कोण होते हैं, सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसके अलावा कभी कभी त्रिभुज में पूछता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो जिसकी केवल 2 भुजा बराबर हो। विषम बाहु किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा में कोई आपस में बराबर ना हो। तो ऐसे ये सब त्रिभुज का परिचय था, आज इतना बताया, इतना में से ये काफी है, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि इसमें वर्ग क्या है, तो वर्ग में कहिएगा कि सर ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। किसी 4 भुजा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, चतुर्भुज कहलाता है। याद करने वाला फैक्ट, इसका प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है, समकोण होता है, याद रखिएगा। विकर्ण भी दोनों बराबर होते हैं और ये जो भुजा होती है, भुजा भी आपस में बराबर होती है। एक और चीज कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है करड़ी में 2 इंटू भुजा, ये याद रखिएगा। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि विकर्ण होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा। और ये जान जाइए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और इसका परिमाप माने का चारों भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का। इसका परिमाप जो होता है, किसी वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का हमारा हो जाता है भुजा का स्क्वायर। चलिए बहुत डिटेल्स हुआ। हमने आयत के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयत माने वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर। देखिए इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो अब जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे आयत। हाँ, याद रहे कि प्रत्येक कोण जो हो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अब आयत की गुण यह है कि आयत के भी विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, इनके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, याद रखिएगा। आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप माने चारों ओर की जो साइड होती है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तथा जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अपने इस सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3600 जन समुदाय वाले किसी विद्यालय के लिए पाई ग्राफ निम्न है। ये पाई ग्राफ हमें दे दिया है, किसकी संख्या विद्यालय में सबसे कम है, छात्रों की संख्या छात्राओं से कितनी अधिक है। आइए सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये पाई ग्राफ होता क्या है। देखिए पाई ग्राफ जो होता है किसी डाटा या जो आवंटन होता है उसको ग्राफ के जरिए निरूपित करने की एक विशेष विधि होती है। जैसे दंड आरेख होता है वैसे पाई आरेख। इसमें विशेष चीज क्या होती है कि इसमें किसी वृत्त के अंतर्गत उसके सेंटर पर कोण के आधार पर, मतलब जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उसको एक विशेष आधार पर ऐसा समायोजित किया जाता है कि वो कोण पर उसके सेंटर पर कुछ कोण बनाए। उसके द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र जो होती है उसकी संख्या को बताती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सेंटर है, उस पर क्या कर रहा है कि ये 20 डिग्री का कोण बनाता है। जितने उस विद्यालय में कर्मचारी है वो 20 डिग्री का कोण बना रहा है। छात्राओं की संख्या का ग्राफ 160 और छात्र की संख्या का 180। और मैं आपसे पूछूं कि इसको ग्राफ के तौर बताओ इसमें सबसे ज्यादा कम कौन है, तो भाई जितना कम डिग्री का जो कोण बनाएगा सेंटर पर उसकी संख्या कम होगी। तो कहिएगा कि सर कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। और सबसे अधिक कौन है, तो छात्रों की संख्या। क्यों? क्योंकि छात्र जो है 180 डिग्री का कोण जो है सेंटर पे बना रहे हैं।
तो अब देखिए, तो अब कब इसका एक फार्मूला होता है कि किसी की भी संख्या मैंने संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एक फार्मूला लगाते हैं, कुल संख्या गुणे कोण बटा में 360। ये हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला, ये कभी भी पाई ग्राफ का ये रूल ही है। तो जैसे अब कोई पूछेगा कि बताओ इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है, चाहे चलो ये कोई पूछेगा कि बताओ छात्रों की संख्या कितनी है, इसमें पूरा विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कुल संख्या। ये देखिए हमारे विद्यालय की टोटल जनसंख्या कितनी है 3600 गुणे कोण कितना बना रहा है भैया, ये कोण बना रहा है छात्र जो है 180 का कोण बना रहा है बटा में 360। तो 360, तो ये 360 से 360 कट गया, कितना बार में 10 बार में, तो 10 गुणे 180 माने 1800। कहिएगा कि सर पूरा विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है 1800 है। और मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताओ छात्राओं की संख्या कितनी है पूरा विद्यालय में, आप क्या बताइएगा कि सर जो है छात्राओं की जो संख्या है, ये देखिएगा ये छात्राओं की संख्या जो होगी, ये छात्राओं की संख्या कितनी होगी हमारी, वैसे ही कुल संख्या कितनी है 3600 ही है, आगुणे 160 बटा में ध्यान दीजिएगा 1800 सॉरी 360। तो 36 से कटेगा कितना 10 बार में, ये कहेगा कि सर की पूरा विद्यालय में 1600 जो है छात्राएं हैं, 1800 छात्र हैं। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या छात्राओं से कितनी अधिक है, जैसे बात है इसको घटा लीजिए, 1800 में से छात्रों की संख्या में से 1600 घटा लीजिए, ये हमारा बचेगा कितना, हमारा बचेगा 200। तो कहिएगा कि सर जो है छात्रों की संख्या जो है छात्राओं की संख्या से 200 अधिक है। ये मैंने कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन सभी प्रश्नों को मैंने आप लोग सामने डिस्कस किया। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका भी मैंने आप लोग सामने डिस्कस किया। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार जो भी हो कई बार आप लोग देखें, ताकि एग्जाम के समय लगभग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के आप लोग पेपर में बैठ पाए। मैं आशा करता हूँ कि लगभग ये जो क्वेश्चन बताया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के सामने आएंगे। बस इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक पॉजिटिव माइंड के साथ बड़े उत्साह के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नीतीश कुमार ओझा आप लोगों को इस अग्रिम एग्जाम की बधाई देता हूँ। धन्यवाद।